वेलकम टू आवर चैनल इमेजिनेशन। तो चलिए आज फिर बात करते हैं अपने एटॉमिक मॉडल्स के दूसरे चरण रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल। जैसे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि सर जे थॉमसन ने 1904 में अपना जो पहला एटॉमिक मॉडल था वो प्रस्तुत किया था, जिसे हम रदरफोर्ड प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं, या रदरफोर्ड का थॉमसन का तरबूज मॉडल या थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। वो उसी के बाद चलिए आज हमारे जो रदरफोर्ड जी थे इनका परमाणु मॉडल पढ़ते हैं। इन्होंने किस तरीके से अपने परमाणु मॉडल की व्याख्या की थी। इन्होंने सन 1919 में जब अल्फा कण का जो बमबारी कराया था उसी में से इन्होंने धातुओं को बदल कर उस पर बमबारी करा रहे थे वो। तो इस तरीके से उन्होंने एक बारी गोल्ड, कह लीजिए गोल्ड, सोने की एक पतली पन्नी के ऊपर अल्फा कण का प्रकीर्णन कराया, जिसके जरिए निष्कर्ष का अवलोकन किया और फिर उस पर उन्होंने अपना परमाणु मॉडल, कह लीजिए एक तरीके से अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। उस परमाणु मॉडल के जरिए क्या था कि जो परमाणु होता है, परमाणु में अधिकांशतः भाग रिक्त होता है, धनावेशित भाग बहुत लघु स्थान पे संकेंद्रित होते हैं, ऋणावेशित भाग चारों तरफ फैले होते हैं, एक निश्चित क्रमानुसार एक कह लीजिए वृत्ताकार पथ पर अपना गति करते रहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अल्फा कण प्रकीर्णन था क्या रदरफोर्ड का। आपने अभी कुछ देर पहले अपने थंबनेल स्क्रीन पे देखा होगा जो फुटेज, चलिए उसको एक बार और देख लीजिए फुटेज को, और हम ब्लैक बोर्ड पे उसको ड्रॉ करके समझते भी आखिर उन्होंने किया क्या था। नॉर्मल इक्वेशन की जैसे समझते हैं उससे, और इसका देखिए स्ट्रक्चर कैसे उन्होंने क्या किया था। उन्होंने एक परमाणु लिया, उस पे अल्फा कण की बमबारी कराई, कह लीजिए अल्फा कण का प्रकीर्णन कराया। तो उन्हें देखने को क्या मिला कि मान लीजिए अल्फा कण एक सीधी रेखा में जाएगी। हमको पता है कोई भी किरण एक निश्चित सरल पथ पर गति करती है, तो अल्फा कण के भी जो जितने होंगे पार्टिकल वो एक लाइनर मोशन करेंगे, रैखिक गति करेंगे। केयरफुली समझने का प्रयास करिए। चलिए इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ की है। इस लाइंस में से मैंने जितने लाइंस इसके कह लीजिए पास से ना गुजर रहे वो सीधे निकल जा रही हैं, लेकिन इनमें से ये वाली लाइन जो है वो इससे नीचे की ओर झुक गई है और ऊपर वाली लाइन ऊपर की ओर, और जो बीच में लाइन थी वो पुनः घूम के उसी दिशा में चली जाती है। अब इसको हम लोग एक कह लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास मैग्नेट है, मैग्नेट चुंबक है। हम सबको पता है कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, जिसे हम लोग N और S के नाम से जानते हैं। तो अगर मान लीजिए हम कोई सा भी चुंबक ले लिए हैं, कह लीजिए ऐसे चुंबक है, तो चुंबक में एक N होगा, एक S होगा, एक N होगा और एक S होगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल। देखिए हम सबको पता है कि हम चुंबक को अगर S और N को पास में लाएंगे तो चिपक जाएगा,
अगर हम चुंबक के दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव को पास में लाएंगे तो चिपक जाएगा, लेकिन अगर हम दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को पास में लाएंगे तो चिपकेंगे नहीं, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर हम लोग नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को आपस में अगर हम लोग अट्रैक्ट कराएं तो भी वह संपर्क नहीं करेगा, वह उसे कह लीजिए एक तरीके से प्रतिकर्षित करेगा। तो ठीक वही क्रिया जो है इन कह लीजिए इसकी आयोनिक पार्टिकल्स में भी होती है। चूंकि ये जो अल्फा कण होता है इसके अंदर धनावेश होता है, ठीक, इनमें प्रबल धनावेश होता है। तो धनावेशित कण होने के कारण जब यह आगे की ओर बढ़े और यह यहाँ से मूव करके वापस चले गए, घूम गए, और जो उससे थोड़ी दूरी पे थे वह कह लीजिए विपरीत दिशा में कह लीजिए विक्षेपित होने लगे, तो यहाँ से यह निष्कर्ष निकलता है कि हो ना हो इस पार्टिकल पोजीशन पे कोई पॉजिटिव पार्टिकल भी कह लीजिए प्रेजेंट है, यहाँ पे कुछ उपस्थित है धनावेशित। तो इस तरीके से रदरफोर्ड ने यह कहा कि उसका अधिकांश भाग रिक्त होता है, अधिकांश भाग रिक्त होता है। मतलब अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है भी चारों तरफ तो इधर उधर अनियमित स्थान को स्थिति पे, अनियमित अनिश्चित स्थिति पे वह स्थिर रहते हैं और उनका अधिकांशतः भाग रिक्त होता है। और संपूर्ण कह लीजिए एक तरीके से जो धनावेशिता होती है, उसकी जो पॉजिटिवनेस होती है, वो एक निश्चित लघु स्थान पे, छोटे से स्थान पे संकेंद्रित रहती है। और इसमें इतना प्रबल कह लीजिए विक्षेपित क्षमता है, कह लीजिए परावर्तित क्षमता है, कि इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि इसका संपूर्णतः जो कह लीजिए द्रव्यमान होता है, भार होता है, वो इन्हीं में संकेंद्रित होता है, ठीक। और चूंकि इन्हें यह भी पता था कि वो विद्युत उदासीन होता है, इसलिए यह निष्कर्ष निकाला था हो ना हो उसके अंदर भी कुछ उतनी ही कह लीजिए आवश्यक क्षमता है जितने इलेक्ट्रॉन के पास है, इसीलिए वह एक दूसरे को उदासीन न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे कि हमारा परमाणु जो है वह उदासीन हो जाता है। आपको अब आगे देखिए, आगे उन्होंने क्या किया था, इसी के विक्षेप में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु जो है वह संपूर्णतः रिक्त होती है, उनके अंदर कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं नियमित स्थान पर, और उनकी संपूर्ण धनावेशिता एक निश्चित स्थान उसके केंद्र में स्थिर होती है, जिसे उस परमाणु का नाभिक कहते हैं। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वृत्ताकार पथ पर अपने ही स्थान से गति करते रहते हैं, अनियमित गति करते रहते हैं। इस प्रकार उन्होंने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो चलिए, यह तो उनके परमाणु मॉडल थी। अब उनके परमाणु मॉडल के दोष को समझते हैं, आखिर उनका परमाणु मॉडल का दोष क्या था। चलिए समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक न्यूक्लियन है, नाभिक है यहाँ पे एक, ठीक, ये नाभिक है और इस पे इलेक्ट्रॉन कह लीजिए एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। एक ही इलेक्ट्रॉन को एग्जांपल लेते हैं, ये हाइड्रोजन एटम है। चलिए, तो इस पे एक वृत्तीय पथ पे इलेक्ट्रॉन जो है गति कर रहा है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर हम साइकिल पे हैं, साइकिल आप सभी ने देखा होगा, साइकिल पे हैं, साइकिल पे पैडल दे रहे हैं, हम पैडल कर रहे हैं साइकिल को, उसको चला रहे हैं, लेकिन एक स्थिति आएगी हम साइकिल को चलाना बंद कर दें, आप देखेंगे कि आपका पहिया घूम रहा है। आपका पहिया जितने तेज तरीके से घूम रहा है, आप सीधे हैं, आपका जो साइकिल है और आप हैं, आप कह लीजिए सीधे हैं। लेकिन जैसे ही आपके पहिए की घूमने की रफ्तार कम होती है, आप किसी एक तरफ गिर जाते हैं, होता है ना, उसमें ध्रुवीय बल कार्य करता है। ठीक वही बल यहाँ भी कार्य करेगा। इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन के अंदर कह लीजिए जो कह लीजिए गतिज ऊर्जा है, वह आखिर में ऐसे घूमते घूमते खत्म तो होगी ही, और जब वह घूमते घूमते खत्म होगी तो आकर्षण के कारण वह इसके केंद्र में गिरेगी और इस परमाणु का अस्तित्व नहीं रहेगा, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार उन्हें इस परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की स्थान और स्थिति और संख्या का बोध ना कराने की वजह से, उसकी स्थिति का वर्णन ना कर पाने की वजह से इनका जो था परमाणु मॉडल वह अस्वीकृत कर दिया गया, निकाल दिया गया कह लीजिए एक तरीके से। ठीक, तो इस प्रकार हमने आज जाना कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का क्या था थ्योरिज्म, फिर उसको उसके अंदर क्या उसके दोष थे, निगेटिवेशन थे, वगैरह वगैरह। चलिए, अब आपको
अगर कोई सा भी क्वेश्चन में जान लीजिए कोई सा भी परेशानी आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप क्वेश्चन करके और अपने क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं। और चलिए मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।